अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह इस दफ़ा इस इदारे का, इस मस्जिद का जो ये लेक्चर अरेंज कराते हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इन मसाइल को जो कि सेहत आम्मा के मसाइल हैं उनको इतना अहम समझा, इतना इम्पोर्टेंट समझा कि उनको मस्जिद जैसी जगह पे डिस्कस किया जा सके, उन पर बात हो सके और ये शऊर लोगों में उजागर किया कि ये मौजू यानी सेहत से मुताल्लिक़ मौजू जो इसका ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ उखरवी ज़िंदगी से भी इस तरह से है कि अगर एक सेहतमंद इंसान ही एक अच्छी इबादत कर सकता है। एक बीमार इंसान या एक अपनी जिस्मानी सेहत के हिसाब से मसाइल में घिरे हुए इंसान के मुकाबले में एक सेहतमंद इंसान अपनी इबादत को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे सकता है, अपने माशरे का एक कारआमद इंसान बन सकता है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। कुछ अर्सा पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं और यकीनन इसमें कुछ तकरार भी होगी, यानी कि दोबारा हम वो बात रिपीटिशन भी होगा, लेकिन दीनी और दुनियावी दोनों जगह के उलमा का ख्याल ये है कि तकरार से चीज़ें याद अच्छी हो जाती हैं, उन पे तवज्जो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यकीनन हम थोड़ा सा और चीज़ों पे बात करेंगे कि मेरा ताल्लुक़ उस शोबे से है, जिगर और आंतों की बीमारी के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है। तो उसमें जो सरदस्त बड़ा मसला है हमें बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, वो है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे फैलता है, किस किस तरह से बच सकते हैं, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हम कम से कम हमें इस मसले की ग्रेविटी, इस मसले के अहम होने का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए। यकीनन आप लोग इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखते, आपके हर कोई अपने शोबे में काम करता है, तो हमें नहीं पता कि ये मसला कहाँ तक है, आम लोगों को नहीं पता अब तक। जो मैं बार बार यहाँ के इन्हीं तकारीर में कह चुका हूँ कि हमारे बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। हमें बिजली का मसला है, हमें पानी का मसला है, हमें महंगाई का मसला है, हमें दहशतगर्दी का मसला है, लेकिन ये मसला भी बहुत अहम है क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया की, लोगों की तवज्जो हमेशा उन मसाइल की तरफ होती है जो बिल्कुल फ़ौरन हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो खामोशी से हमारे माशरे को तबाह कर रही हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान उमूमन नहीं जाता। इस वक्त दुनिया भर में HIV, जिसको एड्स, अगर HIV का इन्फेक्शन जिस्म में फैल जाए और वो एक सिंड्रोम की कैफियत अख्तियार कर ले, उसको एड्स कहते हैं। आप सब ने सुना होगा। दुनिया भर में एड्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग बहुत इससे मसाइल के शिकार हैं दुनिया भर, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बर-ए-सग़ीर में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में इस वक्त एड्स से ज़्यादा बड़ा मसला हेपेटाइटिस B और C है। मैंने पिछली नशिस्त में ये कहा था और अभी भी पूरी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त एक रफ़ एस्टीमेट के हिसाब से, रफ़ एस्टीमेट यानी कि एक अंदाज़े, बहुत ज़्यादा रफ़ और पुराना एस्टीमेट, उसके हिसाब से जो कि अब तादाद बहुत बढ़ चुकी होगी, लेकिन अब तक जो एक रफ़ एस्टीमेट के हिसाब से एक सर्वे हुआ था, उस हिसाब से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C का इंसिडेंस या हेपेटाइटिस C का जो परसेंटेज है 6.7%, यानी कि 100 में से 7 लोग हेपेटाइटिस C का शिकार हैं। 6.7 के मतलब तकरीबन 7, और हेपेटाइटिस B के तकरीबन 3%। बज़ाहिर ये बहुत छोटा फिगर लगता है, लेकिन इस बीमारी के हिसाब से, दुनिया भर के एस्टिमेट के हिसाब से बहुत बड़ा फिगर है। और इस वक्त पाकिस्तान में अंदाज़न हेपेटाइटिस B या C ज़्यादातर वजह है जिगर के ख़राब होने की, लेकिन और भी वजूहत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस B और C है। इनके हिसाब से जिस तरह तेज़ी से जिगर ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 25 से 30 लोग जिगर की ख़राबी की वजह से मर रहे हैं रोज़ाना। ये बहुत बड़ा फिगर है। यह आपकी दहशतगर्दी में मरने वाले लोगों से बड़ा फिगर है, लेकिन क्योंकि लोग अचानक नहीं मर रहे, मुख्तलिफ़ शहरों में मर रहे हैं, तो हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसकी सीवियरिटी क्या है। इंटरनेशनल जर्नल, एक मेडिकल का एक जर्नल आता है, पब्लिश होता है, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा कि
कि पाकिस्तान बिकम ए सिरोटिक स्टेट। अब आगे इसको वाजे करेंगे, सिरोसिस कहते हैं जिगर के सिकुड़ जाने को। हेपेटाइटिस बी या सी अगर इलाज ना किया जाए वक्त पे, और इसके अलावा कुछ और बीमारियां जिगर को सिकुड़ा देती हैं, जिसके बाद जिगर की तब्दीली के अलावा कोई हल होता नहीं, और मरीज़ की आंखों में पीलापन होता है, पेट में पानी होता है, पैरों में पानी, पैर सूजे हुए होते हैं। और जो बार बार मैं कह चुका हूँ कि डॉक्टर को भी पता होता है ये नहीं बचेगा, मरीज़ को भी पता होता है वो नहीं बचेगा, घर वालों को भी पता होता है वो नहीं बचेगा। तो उस जर्नल ने ये लिखा, अपने बाहर के जर्नल ने, कि पाकिस्तान अगले कुछ सालों में एक वो मुल्क होने वाला है जिसमें ज़्यादातर मरीज़ वो होंगे जिनके जिगर सिकुड़ चुके होंगे, और ऐसा इंसान माशरे के किसी काम का नहीं होता। बहुत माजरत के साथ अगर किसी के घर पे कोई ऐसा मरीज़ हैं, हम रोज़ाना ऐसे मरीज़ देखते हैं, आप किसी भी अस्पताल में जाएँ, मेडिसिन के वार्ड में जाएँ, आपको ऐसे मरीज़ मिलेंगे जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, यानी कि जिगर सिकुड़ गया। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, जिगर सिकुड़ गया, अब वो किसी काम के नहीं, ना वो काम कर सकते हैं, ना वो नौकरी कर सकते हैं, ना माशरे में किसी प्रोडक्टिविटी में या माशरे के किसी तामीराती अमल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो उनको थकन का एहसास रहता है, उनको हर वक्त लेटे रहने के अलावा उनके पास कोई हल होता नहीं। तो यानी कि ये मसला इतना बढ़ चुका है कि अब हमारे मुल्क को शदीद तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है और पहुँचाएगा, अगर आज हमने इस पर तवज्जो नहीं की तो अगले कुछ अर्सों में बहुत शदीद तरीके से नुकसान पहुँचाएगा। मैंने शुरू में जिक्र किया हेपेटाइटिस, एक वर्ड बोला हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिगर के खलियों की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। जिगर की खलियों की सोजिश किसी भी वजह से हो उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे मुल्क में है वो है वायरल इन्फेक्शन। उसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक है, लेकिन हेपेटाइटिस ए एक बिल्कुल अलग वायरस है, बी बिल्कुल अलग वायरस है, सी बिल्कुल अलग वायरस है, डी बिल्कुल अलग वायरस है, ई बिल्कुल अलग वायरस है। उमूमन ख्याल ये बनता है, लोग उमूमन इस तरह से जहन में सोचते हैं कि ए ख़राब होकर बी बन जाता है और बी ख़राब होकर सी बन जाता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग वायरस हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत कम ऐसे हैं जो जिगर को ख़राब कर देते हैं। ये हेपेटाइटिस कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं करते। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी करता है हेपेटाइटिस। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा शराब नोशी है जो कि यूरोप में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस होना और जिगर का ख़राब होना हमारे यहाँ भी कॉमन है, लेकिन उतना कॉमन नहीं जितना यूरोप में है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते। सबसे ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस बी और सी है। लेकिन एक और चीज़ जो कि अब सामने आ रही है जिसको मैंने जिक्र करना मुनासिब समझूंगा आपके सामने, वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब जिगर पे चिकनाई आ जाना। ये भी एक मसला भी बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है जिसकी वजह से कि जिगर ख़राब हो रहे हो लोगों के, लेकिन ये मसला सामने आ रहा है। जिगर पे चिकनाई आने का रेशो बहुत बढ़ रहा है। हाँ, उससे जिगर ख़राब होने का रेशो अभी इतना नहीं है, लेकिन ये भी एक मसला है जो कुछ अरसे में हमारे सामने आने वाला है। यानी कि जिगर सिरोसिस हो जाना, जिगर पे चिकनाई आने की वजह से, ये भी एक मसला है क्योंकि हम उम्मन डॉक्टर भी इतना डिस्कस नहीं करते और मरीज़ भी इतना ध्यान नहीं देते। जिगर पे चिकनाई आने को हम मामूली चीज़ समझ के छोड़ देते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी पे तो हम बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन आपको इसके मुतालिक बता दूं कि जिगर पे चिकनाई आ जाना कोई बहुत ही मामूली बात नहीं है। जिगर पे अगर किसी की चिकनाई आ जाती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में एक जुमला आप सुनेंगे, एक वर्ड आप सुनेंगे, वो है फैटी लीवर। अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है और डॉक्टर उसके लिवर का अल्ट्रासाउंड करता है, उसके बाद लिखता है उसके ऊपर फैटी लीवर, यानी कि अब जिगर पे चिकनाई आ चुकी है। जिगर पे चिकनाई आती क्यों है? अगर किसी को हेपेटाइटिस ए से आना तो इतना चांस नहीं होते। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी अगर है तो भी जिगर पे चिकनाई आ सकती है। अगर किसी कोई शराब नोशी करता है तो भी जिगर पे चिकनाई आ सकती है। और अगर कोई शुगर का पेशेंट है और उसका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो भी जिगर पे चिकनाई आ सकती है। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मैं कोशिश करूँगा इस्तिलाहें कम से कम इस्तेमाल करूँ, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि किसी शख्स को उसका पेट बड़ा हो एक मखसूस इंच के ज़्यादा, उसकी कमर बड़ी हुई हो, उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, उसके लिपिड प्रोफाइल यानी कि जिगर में चिकनाई, लिपिड जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल जो डॉक्टर कराते हैं,
चिकनाई चेक करने के उसका लेवल बढ़ा हुआ हो और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। ये 4 चीज़ें अगर मिल जाती हैं इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उमूमन जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है यानी कि ये 4 चीज़ें मौजूद होती हैं उनमें जिगर पे चिकनाई आ जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न जिनका ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, जिनको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में ओबीस कहते हैं, जिनका वज़न उनके हद के हिसाब से ज़्यादा होता है, उनके भी जिगर पे चिकनाई आ जाती है। अगर किसी का थायराइड का फंक्शन सही नहीं है तो भी जिगर पे चिकनाई आ सकती है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो ये कि हमारे यहाँ जो लोग मोटे नहीं भी हैं उनके भी जिगर पे चिकनाई आ चुकी है। यानी हमने ऐसे मरीज़ भी देखे जो दुबले पतले हैं लेकिन उनके जिगर पे चिकनाई आ चुकी है। या जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, उनकी शुगर भी नॉर्मल है लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है, उनके जिगर पे चिकनाई आ चुकी है। अगर जिगर पे चिकनाई आ जाती है तो इसको हम मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड करते हैं, यानी कि मामूली, ज़रा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। अगर जिगर पे चिकनाई ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन कंप्लेन होती है मरीज़ की वो ये होती है कि मेरे मैदे पे भारीपन महसूस हो रहा है। और वो भारीपन की वजह और भी बदहज़मी की कैफियत भी होती हैं, लेकिन एक जिगर पे चिकनाई भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इब्तिदाई अमल में इसको देख लिया गया तो ये वापस हो जाता है, जिगर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर इसको कोई तवज्जो ना दे तो हमने कुछ मरीज़ ऐसे भी देखे हैं कि जिनको इस जिगर पे चिकनाई की वजह से जिगर सिकुड़ गया, यानी कि सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, उनको अपना लिवर बदलवाना पड़ा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। यानी कि इतना मामूली मसला नहीं है और बहुत ही कम है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिगर पे चिकनाई की वजह से, लेकिन ऐसा भी लिखा पाया जाता है दुनिया भर के लिटरेचर में कि इससे जिगर का कैंसर भी हो सकता है अगर इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अच्छा, अगर किसी के जिगर पे चिकनाई आ जाती है, फैटी लीवर आ जाता है, तो हम क्या करें? बहुत ही आसान नुस्खा है और वो तरीक़ाकार क्या है कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर ज़्यादा है तो अपनी शुगर कंट्रोल करें, अगर किसी की चर्बी जिस्म में बढ़ गई है तो वो उसकी दवाएं खाएं और अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें। और इसके अलावा अगर कोई और बीमारी है, मसलन कोई शराब नोशी करता है तो उसको छोड़े, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसका इलाज कराएं। जो मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, सिर्फ जिगर पे चिकनाई नहीं बल्कि अगर आप अपने अतराफ़ में देखें, अपने घर में देखें, अपने साथ वालों से बात करें तो आपके पास ऐसे लोग भी होंगे जो ये कहते हैं कि जी मैदे में जलन मचती है, खट्टा पानी मुंह में आता है और ऐसा लगता है कि खाना यहीं रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जिगर पे चिकनाई हो तो ऐसा हो, कभी कभी इसके बगैर भी होता है, बल्कि अक्सर इसके बगैर भी हो सकता है। उसमें बुनियादी वजह क्या होती है? अगर आप बुनियादी वजह जो हम मरीज़ से पूछते हैं, मुझे पिछले 10 साल हो गए इस शोबे से वाबस्ता हूँ, इन 10 सालों में मैंने जितने भी मरीज़ों से पूछा, जितने भी, उनका कहना यही होता है कि एक एवरेज अगर आप रखें, हमारे यहाँ जो रूटीन है आदमी का, एक मर्द का एक रूटीन हमारे यहाँ क्या है कि वो सुबह नौकरी पे जाएगा, कुछ लोग नाश्ता करके जाते हैं, कुछ बगैर नाश्ता किए जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के, मैं एवरेज बता रहा हूँ, यानी कि सब की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अब तक पूछा। ये कोई मैं अथेंटिक रिपोर्ट नहीं बता रहा आपको रिसर्च की, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि जी वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर समोसा खा लिया, पकौड़े खा लिए और चाय पी ली, दोपहर में आके खाना खाया, या कोई 5 बजे तक घर आ गया, उसने 5 बजे घर आने के बाद उसने टीवी संभाल लिया, टीवी के आगे वो लेट गया और बहुत ही एहसान हुआ तो उसने जनाब घर का सौदा ला दिया। इसके अलावा उनसे पूछे जब करते क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है? वो कहते हैं जी थक इतना जाते हैं, क्या एक्टिविटी होगी। रात को 9 या 9:30 बजे खाना खाया और उसके बाद सो गए। एक एवरेज लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ ये बन चुका है। अच्छा, सोए नहीं तो टीवी के आगे पड़े रहे। और खाने में क्या खाते हैं जी? खाने में नेचुरली लोगों को ये मुरक्कर ग़िज़ाएँ पसंद है जी, गोश्त खाते हैं, सब्जियां इतनी पसंद नहीं है। तो अगर ये लाइफ स्टाइल है, इसको हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं, यानी कि इस लाइफ स्टाइल में कहीं पर भी एक्सरसाइज है ही नहीं, कहीं पे मूवमेंट है ही नहीं। आजकल हमारे यहाँ, हमारे माशरे में एक अच्छी बात है कि बसें या सवारी का इंतज़ाम इतना करीब हो चुका है कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी कम चलता है, घर के करीब तरीन स्टॉप पे उतरता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। इसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर ये लाइफ स्टाइल रहता है तो वज़न भी बढ़ता है। और सबसे कॉमन कंप्लेन है जो जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में गर्ड, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़,
मैदे के कंटेंट्स का, मैदे की ग़िज़ा का हमारी खाने वाली छोटी नाली में आना, जिसकी अलामतें मैंने बताई, सीने में जलन मचना, खाने के बाद खट्टी डकारें आना, कड़वा पानी मुंह में आना, रात को आँख खुलना सीने में जलन की वजह से, ये कहलाता है। और इसकी बुनियादी वजह यही है, और इसका बुनियादी इलाज दवाएं नहीं है। उमूमन हमारे पास जो लोग आते हैं मरीज़, वो कहते हैं जी दवाएं दे दीजिए, हम सही हो जाएंगे। तो उनको बताया यही जाता है कि दवाएं अगर सिर्फ खाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फैटी लीवर किसी को आ जाता है, वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न कम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी को ये कंप्लेन है कि मैदे में जलन मचती है, खाना मुंह को आता है, ये सब इस तरह की कंप्लेन है, तो उसको अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। मसलन उसको इसकी बुनियादी जो इलाज है वो दवाओं के साथ साथ क्या है कि रात के खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। आप रात का खाना जितने बजे भी खाते हैं, अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो आप 3 से 4 घंटे पहले ना सोएं। रात का खाना खाने के बाद पानी, कॉफ़ी, चाय और दूध या बिस्तर पर जाने से पहले इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर किसी कोई कंप्लेन है कि सीने में जलन रहती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, इस तरह की कंप्लेन है। रात का खाना खाने के बाद अगर शुगर या दिल के मरीज़ नहीं है तो खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले अगर शुगर या दिल के मरीज़ नहीं है तो खाना खाने के बाद, और शुगर या दिल के मरीज़ हैं तो खाने से पहले कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। कम से कम कोशिश करें, जो जवान हजरात हैं जो फिट हैं फिज़िकली, अगर वो एक्सरसाइज कर सकते तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। लेकिन जो लोग फिट नहीं हैं और समझते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। अपने खाने में हरी सब्जियों को बढ़ा दीजिए, फाइबर जिसे कहते हैं, हरी सब्जियों को इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। आसान सी मिसाल है, आप किसी गांव वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ये कंप्लेन कम मिलेगी, क्योंकि उनके सब्जियों का इस्तेमाल अभी भी ज़्यादा है और हमारे यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है। हम सिर्फ अपने ज़बान के मज़े के लिए इन सब्जियों को छोड़ते जा रहे हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, सलाद का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। खाने से पहले पानी पीने की आदत डालें, खाने खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें, खुसूसन रात के खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद पिएँ। अगर हम इन बुनियादी चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो हम अपनी इन तकलीफ से बच सकते हैं, जो कि रोज़मर्रा की है, और यकीनन डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने से भी बच सकते हैं। तो इसको ज़रूर जहन में रखिए। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि रात को खाने के बाद या खाने से पहले आधा घंटा वॉक करने की आदत ज़रूर डालें, कम से कम आधा घंटा। खाने के रात का खाना खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे का फ़र्क रखिए। रात को खाना खाते ही फ़ौरन बिस्तर पर ना लेट जाएँ, बैठे रहिए, खड़े रहिए, चलतिए फिरिए, लेकिन लेटिए नहीं। और जिन लोगों को एक शिकायत बहुत ज़्यादा है कि उनको सीने में जलन रहती है, कड़वा पानी मुंह में आता है, तो वो अपने बिस्तर का सरहाना ऊंचा कर लें। सरहाना ऊंचा करने का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये तकिए ज़्यादा रख लें तो उससे गर्दन में दर्द हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसा बिस्तर ख़रीद लें जिसको ऊपर किया जा सके, तो ऐसा घर में मुमकिन होता नहीं कि अस्पताल वाला बिस्तर अवेलेबल हो। उसका आसान सा तरीका है कि जो सरहाने का हिस्सा है बिस्तर का, उसके पैरों के नीचे यानी कि पाए के नीचे आप 2-2 ईंटें रख लें छोटी, तो सराहना खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा। तो उनको ये कंप्लेन भी कम से कम हो जाएगी सीने में जलन मचने की। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले हो। तो ये मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम अपनी ओपीडी में अपने मरीज़ों को देखते हैं, जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल बदल देते हैं, अपनी ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल छोड़ के मूवमेंट में आ जाते हैं, उनकी जिगर के चिकनाई वाला मसला भी कम हो जाता है, जो अपना वज़न कम कर लेते हैं। और जो लोग अपना ये लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, उनको ये वाली कंप्लेन भी बहुत कम हो जाती है, और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके हम दवाएँ बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं करते और हज़ार रुपये की दवा तो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन अपने आप को हिलने पर तैयार नहीं होते, तो वो दवाएँ ही खाते रहते हैं। उनकी कंप्लेन कॉमन ये होती है कि हमने कल दवा छोड़ी है, फिर हमें से ये मसला शुरू हो गया। उनकी दवा कभी नहीं छूटती। तो दवा से बेहतर है कि हम अपना ग़िज़ा से इलाज कर लें। अब हम वापस हेपेटाइटिस की तरफ आते हैं, कि जो कि बहुत बड़ा मसला मैंने आपसे अर्ज़ किया बनता जा रहा है, हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी फैलता किस तरह से है? हेपेटाइटिस ए किस तरह से फैलता है? हेपेटाइटिस ए का बताना इसलिए ज़रूरी है कि अय्याम आज़ा क़रीब है, इसमें हम जुलूस में पानी भी पीते हैं, शरबत भी पीते हैं, तो उसमें कुछ एहतियात हमें ज़रूर करना होगी। हेपेटाइटिस ए इतना ख़तरनाक नहीं है जितना हेपेटाइटिस बी और सी ख़तरनाक है। ये मुंह के ज़रिए
इंसान के जिस्म में जाता है और इंसान के फुजले में यानी पखाने में निकल के दूसरे इंसान तक पहुंचता है। आसान सी मिसाल है कि आपके माशरे में बहुत कॉमन है, गटर और पानी की लाइनें मिल रही होती हैं। गटर और पानी की लाइनें कॉमनली मिल रही होती हैं, तो अगर वो गटर की लाइन और पानी की लाइन मिल गई तो सारे जरासीम वहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से इंसान के जिस्म में चले जाते हैं। तो हेपेटाइटिस ए उससे हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स बावर्ची है, ये तो कॉमन केस किताबों में लिखे हैं, अखबारों में आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर बावर्ची को हेपेटाइटिस ए हुआ और वो बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने का आदी नहीं है और उन्हीं गंदे हाथों से वो खाना पका रहा है, उन्हीं गंदे हाथों से प्लेटों में हाथ लग रहे हैं, इससे पूरे के पूरे हॉस्टलों को हेपेटाइटिस ए हो चुका है। बहुत कॉमन है। एक और मिसाल, आप ठेले पे चाट खाने जाते हैं, आपके सामने प्लेटें धुल रही होती हैं, आपको नहीं पता वो आदमी जो चाट बना रहा है वो कैसी चाट उसने हाथ धोए भी है या नहीं धोए वॉशरूम से आके, और उसको हेपेटाइटिस ए है मिसाल तौर पर, तो वो काफ़ी लोगों को फैला सकता है। इसी तरह अगर मैं हेपेटाइटिस ए का मरीज़ हूँ और मैं ग्लास में पानी पीता हूँ, मेरा थूक और वो सब कुछ इस पर लगता है, तो इससे भी ग्लास के ज़रिए भी लगने का चांस मौजूद है। खुशकिस्मती से हेपेटाइटिस ए की अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस ए होता है और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, उसमें किसी भी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का दिफाई निज़ाम उसको ख़ुद ख़त्म कर देता है और तकरीबन हमारे माशरे में हर कोई इससे एक्सपोज हो चुका है। कुछ लोगों में अलामतें सामने आई, मतलब आंखें पीली होना, पेट में दर्द होना, उल्टी मतली कैफियत रहना, और उमूमन ये 14 से 18 साल की उम्र में होता है। मैट्रिक की उम्र जो कहलाती है 14-15 साल की, उस उम्र में होता है हर एक को। कुछ लोगों की अलामतें सामने आती हैं और कुछ लोगों की अलामतें सामने नहीं आती, और खुशकिस्मती से जो मैंने कहा खुद ब खुद सही हो जाता है, मरीज़ खुद ब खुद रिकवर हो जाता है, किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ड्रिप लगवा लें ताकत के लिए या कोई वो लोग लगवाते हैं, लेकिन वो हेपेटाइटिस ए का इलाज नहीं होता। और यहाँ ये भी कहता चलूँ कि कोशिश किया करें कि बिला वजह ड्रिप वगैरह लगवाने से अवॉइड किया करें कि जी मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है मैं ड्रिप लगवा लूँ, इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। हेपेटाइटिस ए खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, इसको दोबारा होने के चांस भी नहीं होते। एक बार हो गया तो दोबारा होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, इसकी एक वैक्सीन अवेलेबल है, यूरोप में वो लोग हर एक बच्चे को लगाते हैं। हमारे यहाँ ना लगाने का ख्याल ये है कि हमारे यहाँ हर कोई एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अगर कोई पैदाइश के बाद बच्चों को लगाना चाहे तो लगवा सकता है। थोड़ी महंगी है लेकिन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वायरस हैं। हेपेटाइटिस ए एक बिल्कुल अलग वायरस है। हेपेटाइटिस ए मैंने बताया फुजले के ज़रिए, और एक इंसान के मुंह से अंदर जाता है और फुजले के ज़रिए या उस फैल सकता है। गंदे हाथ हो, पानी का ख्याल न रखा जाए, सफाई का ख्याल न रखा जाए, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी प्लेटों में खा रहे हैं, यानी कि इस्लाम के बुनियादी उसूल अगर हम अपना लें तो हम हेपेटाइटिस ए से तो बहुत आराम से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये मुंह के ज़रिए से अंदर नहीं जाते, ध्यान रखिएगा, ये मुंह के ज़रिए से अंदर नहीं जाते, ये गंदगी से नहीं फैलते। कुछ लोगों का ख्याल है जी हेपेटाइटिस बी और सी इसलिए फैल रहा है कि हमारे माशरे में कचरा बहुत बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका हेपेटाइटिस बी और सी का कचरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी खून के ज़रिए से फैलता है। एक इंसान की रतूबत के ज़रिए दूसरे इंसान की रतूबत में अगर लग जाए तो फैलता है। मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म में हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है, उनमें से कोई एक भी मौजूद है और मेरे ज़ख़म किसी दूसरे इंसान के ज़ख़म पे लग जाए तो लगने का चांस मौजूद है। बहुत कम है लेकिन लगने का चांस मौजूद है। इसी तरह अगर किसी ऐसी जगह से खून लिया जाए जहाँ पे लोग खून बेचते हैं तो यकीनन उसमें नशा करने वाले हर किस्म के लोग बेचते हैं, यानी कि खून के ज़रिए से भी लग सकता है। इसी तरह सिरिंज के ज़रिए से भी लग सकता है। जो आपने सुना होगा जो लोग नशा ज़्यादा करते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV यानी कि जिससे एड्स होते हैं वो बहुत कॉमन है। वजह क्या है कि वह एक सिरिंज से 20 लोग नशा करते हैं, तो एक इंसान को अगर होता है तो वो सबको फैला देता है। इसी तरह अगर कोई आप किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ आपको टाँके लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे आपके इंजेक्शन लग रहा है और वो सिरिंज चेंज नहीं की जा रही, वो टाँके वाला मटेरियल चेंज नहीं किया जा रहा, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। इसी तरह हज्जाम की दुकान पे अगर आप जाते हैं और दाढ़ी कोई ख़त बनवाता है, कोई शेव बनवाता है और वहाँ वो उस तरह का ब्लेड चेंज नहीं करता तो भी लग सकता है। यानी कि एक इंसान को, जिसको मिसाल के तौर पर मुझे हेपेटाइटिस बी था, मेरे एक कट लगा, मेरा खून उस ब्लेड पे लगा हुआ है और उसने ब्लेड चेंज नहीं किया और उसी ब्लेड से दूसरे इंसान का शेव बनाया और उसको कट लगा, तो अब फैलने का ख़तरा मौजूद है। इसी तरह
अगर ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ पर मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन वहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनसे ज़ख़म लगते हैं छोटे छोटे, और वो रीयूज़ हो रहे हैं, यानी कि उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भी लगने का चांस मौजूद है। इसी तरह अगर जो है कोई ऐसा, जैसे कि एक इलाज निकला था जो कि इसी वजह से होना कम से कम हो गया, ये शायद अब हो भी नहीं रहा है, एक्यूपंक्चर, उसमें सुइयाँ चुभो के दर्द का इलाज करते थे। वो इलाज का तरीक़ाकार अब तक वो इसलिए फ़ेल हो गया कि उसमें सुइयाँ अगर वो डिस्पोजेबल यूज़ नहीं कर रहे थे, यानी वो सुइयाँ एक मरीज़ के लगाई पूरे जिस्म में, फिर दूसरे के लगाई, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का ख़तरा मौजूद है और लोगों को फैला है। इसी तरह टूथब्रश एक घर में इस्तेमाल, जाहिर सी बात है इतना लोगों में शऊर मौजूद है कि टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करते, हर कोई अपना इस्तेमाल करता है। लेकिन एक केस जो कि मैंने कहीं किसी अथेंटिसिटी से, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं कि एक घर में 3-4 लोगों को हेपेटाइटिस सी हो गया और उनमें से किसी को पहले नहीं था। जब उन्होंने तहकीकात की तो पता लगा उनके घर की मासी उन सबके टूथब्रश से ब्रश करती थी और उसके मसूड़ों से खून निकलता था, और वो हर एक के टूथब्रश, जिसका भी टूथब्रश मिलता था उससे दांत साफ़ करके चली जाती थी खामोशी से, तो उन सबको लग गया हेपेटाइटिस सी। एक ये भी तरीका है हेपेटाइटिस सी फैलने का। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हेपेटाइटिस बी या सी जब इतने तरीक़ों से फैलता है, तो ये मरीज़ बता दे मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है, तो उसके ब्लेड नहीं लगाया जाए या ब्लेड चेंज कर दिया जाए। हम ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि हर कोई ब्लेड चेंज करे, हर दफ़ा ब्लेड चेंज करे, हर दफ़ा नई सिरिंज इस्तेमाल करें, हर दफ़ा स्टिचेस लगाने का या कोई भी अमल जर्राही करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं। हम क्यों इस पर, डॉक्टर या लोग क्यों इस पर जोर दे रहे हैं? मुझे अगर हेपेटाइटिस बी या सी है, मैं बता दूं कि जी मुझे है, तो मेरे लिए अलग चीज़ें इस्तेमाल हो, बाकी पब्लिक के लिए ना हो। तो उसका बहुत आसान सा जवाब है, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी में बुराई ये है, मैं इसको बुराई कहूँगा, कि ये 2 किस्म के होते हैं। एक एक्यूट का मतलब है फ़ौरन सामने आते हैं, मरीज़ को आंखें पीली हो जाती हैं, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी आने लगती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, पता लगा जी इसका हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है, तो वो मरीज़ खुशकिस्मत कहलाते हैं क्योंकि उसका इलाज फ़ौरन बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। लेकिन दूसरी चीज़ कहलाती है क्रॉनिसिटी या क्रॉनिक का मतलब मेडिकल टर्म है, क्रॉनिक का मतलब क्या है कि मरीज़ को बीमारी तो है लेकिन बहुत स्लो फेज़ में है। अब मरीज़ को हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है लेकिन उसको कोई अलामत ज़ाहिर नहीं हो रही, मतलब ना उसको उल्टियाँ आ रही हैं, ना उसको बुखार हो रहा है, ना उसको मसली हो रही है, ना उसके पीलिया हो रहा है, ना उसके पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी उसकी अलामत नहीं आ रही, लेकिन उसके जिस्म में हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद हैं। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें मरीज़ को खुद नहीं पता होता कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ। मसलन आपके पास लोग आते होंगे, आपके जानने वाले आते होंगे, जिसने ब्लड दिया अपने रिश्तेदार को, जब ब्लड दिया तो चेक हुआ, पता लगा उसको हेपेटाइटिस सी निकल आया, जब ब्लड दिया तो पता लगा हेपेटाइटिस बी निकल आया, यानी उसको कितने अरसे से उसको खुद भी नहीं पता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बगैर ब्लड टेस्ट के नहीं कह सकता कि मुझे हेपेटाइटिस बी या सी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अलामतें मौजूद हों। तो ऐसे लोग जिनको हम कैरियर कहते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, ऐसे लोग और सी के लिए भी जो बिल्कुल जिनमें जरासीम कोई अलामत ज़ाहिर नहीं कर रहा हो, तो ऐसे लोग माशरे में हेपेटाइटिस बी और सी बहुत तेज़ी से फैला रहे होते हैं। जो मैं आपको अर्ज़ किया कि मैं अगर किसी हजाम की दुकान पर गया ख़त बनवाने के लिए और मुझे खुद नहीं पता कि मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है, और मेरा ब्लेड जिसमें मेरा खून लगा उससे दूसरे आदमी का शेप बना, उसको खून लगा, तो हेपेटाइटिस सी फैलने और बी फैलने का इम्कान मौजूद है। अगर एक औरत है जो हामला है, उसको खुद नहीं पता उसको हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है, लेकिन उसकी जब बच्चा हुआ, बच्चे के टेस्ट कराएगा तो पता लगा बच्चे को हेपेटाइटिस बी या सी मौजूद है, तो पता लगता है कि माँ के ज़रिए भी फैल सकता है, हामला माँ के ज़रिए। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में है, मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, उसमें दोनों में किसी एक को है तो उसको हेपेटाइटिस बी या सी लग सकता है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों काबिल इलाज हैं, दोनों से इलाज मुमकिन है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का इलाज काफ़ी लंबा होता है और अपनी कंडीशन है उसके इलाज की, और वो स्टेज के इस पे इलाज हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी का भी इलाज है, बिल्कुल मौजूद है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, महंगा भी है थोड़ा, कुछ हुकूमत की तरफ से शुरू हुआ है, लेकिन हर एक को फ़ायदा भी नहीं होता और हर एक मरीज़ इलाज के काबिल भी नहीं होता। अगर मैंने आपसे अर्ज़ किया हेपेटाइटिस सी ने जिगर को सिकुड़ा दिया तो हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ अर्सा पहले एक टैबलेट आई है जो कि जिनका मरीज़ का जिगर सिकुड़ चुका है, यानी इनको सिरोसिस हो चुका है, उनका भी इलाज मुमकिन है, लेकिन उसकी महीने की कॉस्ट है 56,000 रुपये। अभी फ़िलहाल 56,000 रुपये महीने का इलाज की सिर्फ कॉस्ट उस टैबलेट की, अब अंदाज़ा लगा लीजिए।
इसके अलावा इंटरफेरॉन के ज़रिए से इलाज होता है, जो कि हफ्ते में 1 मरतबा लगते हैं। कुछ इंटरफेरॉन वो भी हैं जो हफ्ते में 3 मरतबा लगते हैं। उनकी कॉस्ट का इशू भी है, ख़रीदने का भी, और उसके अलावा उनकी साइड इफ़ेक्ट हैं और हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हमें करना क्या है? हमें करना सिर्फ ये है कि हमें अपने लोगों को इस बारे में आगाह रखना है, अपने लोगों को इस बारे में जगाना है और जागते रहना है हमें कि इन दोनों जरासीमों से बचें। बचने से क्या होगा कि एक तो हम इलाज की कॉस्ट से बच जाएंगे और उन परेशानियों से बच जाएंगे। बहुत सिंपल सा इलाज है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। एक तो है कि हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लें। अब यानी कि पिछले 6-7 सालों से या 8 सालों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, जो कि बहुत ही काबिल सताइश अमल है, बहुत अच्छी बात है। मतलब वैक्सीनेशन बच्चों की पूरी करवाएं, उसमें कोई कोताही, उसमें कोई गफलत, कोई लापरवाही ना करें। इसके अलावा हमें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा। मसलन आप हज्जाम की दुकान पे बैठे हैं, आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, आप बचपन से उसके बाल कटाते हैं या आप 10 सालों से उसको जानते हैं, और आपके सामने वो ब्लेड रीयूज़ कर रहा है, यानी उसने एक ब्लेड निकाला, एक इंसान का शेव बनाया, ख़त बनाया, दाढ़ी बनाई, जो भी किया, उसके बाद में ब्लेड चेंज नहीं किया और दूसरे शख्स पे इस्तेमाल कर रहा है, और आप खामोश इसलिए बैठेंगे अगर मैं बोला तो इसके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे मेरे। ये ताल्लुकात वाले, इस गलत बातों पे, ताल्लुकात पे जब हम चुप रहते हैं, इस आदत को हमें तोड़ना होगा। मैं कोई वैसी तकरीर नहीं कर रहा सियासी या कोई मजहबी, लेकिन हर जगह यही है। किसी भी गलत अमल को देखते हुए हम इसलिए चुप रहते हैं 90% कि जी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, हमारी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, हम बड़े एक शरीफ इंसान कहलाते हैं। हमारे माशरे में माज़रत के साथ शरीफ इंसान की डेफिनेशन ये हो चुकी है जो किसी भी मामले में ना बोले, गलत बात भी देखे तो चुप रहे, क्योंकि वो बोलेगा तो फिर वो शरीफ नहीं रहेगा। ये हमारी रेपुटेशन ऐसी है मस्जिद में, इमाम बारगाह में, महल्ले में, कि मैं शरीफ इंसान हूँ। कोई अपने घर के आगे पूरा पानी का ढेर जमा करके रखता है, लेकिन मैं उससे क्यों बोलूँगा कि यार मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं बोलूँगा तो मेरी लड़ाई हो जाएगी, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। भले से उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा हो, भले से उसकी वजह से डेंगू फैल रहा हो, भले से उसकी वजह से 1000 बीमारियाँ फैल रही हूँ, उसने घर के आगे ओझड़ी फेंकी हुई है, गंदगी फैल रही है। ये याद रखिए कि कोई भी जरासीम, कोई भी मच्छर ये नहीं पूछता कि किसने फैलाया, कि मैं उसके घर में जाऊँगा, वो आपके घर में भी आएगा। इस बात से बेफिक्र रहिए कि आप ये नहीं सोचिए कि आज ये पानी इसने अपने घर के आगे खड़ा रखता है, गंदगी जमा रखता है, तो इसे ही अपने घर के आगे रखता है, वो आपके घर में भी आएगा, आपके महल्ले में भी फैलेगा। मच्छर या जरासीम कभी पूछता नहीं है कि किसने फैलाया था, वो सबको इन्वॉल्व करेगा, और इसमें खामोशी एक मुजरिमाना खामोशी है। तो अगर आप देखते हैं कि आपके सामने हो रहा है तो आप बोलें कि ब्लेड को चेंज करो। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ब्लड ड्रॉ किया जा रहा है, यानी खून लिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप फ़ौरन बोलें कि जी नई सिरिंज का इस्तेमाल करो, सिरिंज अपने सामने खुलवाइए। अगर आपके सामने सिरिंज नहीं खोली जा रही, आप ब्लड ना ड्रॉ करवाएं, आप सैंपल ना दें लैब में, आप कोई इंजेक्शन किसी क्लिनिक पे ना लगवाएं कि जी मेरे सामने सिरिंज नहीं खोलो। इसी तरह अगर अमल जर्राही के लिए आप कहीं जाते हैं, कहीं टाँके लगवाने जाते हैं, कहीं पे कोई इलाज करवाने जाते हैं, और अपने सामने देखिए कि जी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं हो रही। गर्म पानी में तेज़ आंच पे बॉयल करने से जरासीम, हेपेटाइटिस बी और सी ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग अभी भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गर्म पानी में अपने डाल देते हैं इंस्ट्रूमेंट और कहते हैं देखिए हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सिरिंज हमने पानी में डाल दी है, अब हेपेटाइटिस बी और सी ख़त्म हो गया। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। सिर्फ एक सोल्यूशन आता है आपकी मालूमात के लिए, आपका उससे ताल्लुक़ नहीं है। साइडेक्स का सोल्यूशन बहुत महंगा आता है, अस्पतालों में वो यूज़ होता है। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि तब्दील नहीं कर सकते आप, वो उसमें आधा घंटा डाल के रखना होते हैं, तो वो जरा हेपेटाइटिस बी और सी उसमें ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ कोई तरीक़ाकार नहीं है घर में या क्लिनिक पे इस तरह का। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा इलाज हो रहा है जहाँ पे चीज़ें रीयूज़ हो रही, तो आपको वहाँ बोलना चाहिए। अब मैं एक अहम चीज़ की तरफ आऊँ जो मैं पिछली दफ़ा भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो ये कि अय्याम ऐसा करीब हैं। मैं एक इस पर पैम्फलेट भी लिख चुका हूँ, उसमें मैंने यही लिखा था कि आज़ादारी हम सब मानते हैं कि हमारी शरअ हयात है। हम आज़ादारी पे हर वो अमल करते हैं जिससे इमाम हुसैन का तुक वाज़े हो जाए, इमाम हुसैन के मसाइब उजागर हो जाएं। यकीनन एक ये मजहबी मसला भी है और एक सियासी मसला भी है, यानी कि हम हर दौर के यजीद को इस आज़ादारी के ज़रिए ललकारते हैं कि जी आज भी इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के पैरोकार ज़िंदा हैं। तो आज़ादारी के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं, उसमें बहुत अरसे से होता आ रहा है, होता है, वो है जंजीरों का मातम।
मैं यहाँ पर एक डॉक्टर की हैसियत से बैठा हूँ, तो मैं जंजीरों के मातम पे बात नहीं करना बैठा, मैं उसके बाद होने वाले अमल की बात कर रहा हूँ। 20-25 सालों से जंजीरों के मातम के बाद एक कैंप लगता है जिसमें लोगों को टाँके लगाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इतना, हमारे यहाँ इतना लोगों में शऊर मौजूद है कि जी जो मातम कर चुका है इसको टाँके लगाए जाएँ, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से ये भी बात पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर चुका हूँ, तकरीबन हर कैंप पे काम करने के बाद 10% के अलावा 90% कैंपों में, या इसको आप कुछ कम कर लें कि अभी कुछ लोग मिले जिन्होंने एक बात वाज़ेह की कि हम भी अपने कैंप पे एहतियात कर रहे हैं, ज़्यादातर कैंपों पे किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं की जाती। कैंपों पे सामान रीयूज़ होता है, नीडल रीयूज़ होती है, सिरिंज जिससे कि लोकल लगाया जाता है, जिसको आप लोकल एनेस्थेसिया कहते हैं, ज़ाइलोकेन लगाया जाता है सुन करने के लिए, वो रीयूज़ होता है। एक सिरिंज से 6-6, 8-8 लोगों को लगाया जाता है। और जब वहाँ पर कहा जाता है, तो मैंने ज़ाती तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बहुत ही डर की सी कैफियत में, क्योंकि जो माहौल होता है उसमें बहुत ही डर की कैफियत में लोगों को रोकना चाहा, पूछा उनसे कि आप रीयूज़ कर रहे हो सामान, तो उन्हें पता लगा कि 70% तो डॉक्टर होते ही नहीं, वो लोग होते हैं जो टाँके लगा लगा के सीख चुके होते हैं, और बहुत अच्छे टाँके लगाते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छी तरह से टाँके लगाते हैं। लेकिन जब उनसे ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इतना टाइम नहीं है, कुछ ने कहा कि इतना टाइम नहीं है, और कुछ ने कहा कि इतना बजट नहीं है। तो जहाँ मैं मौजूद था, मैं वहाँ जानता था उस ट्रस्ट को भी और उन लोगों को भी, तो वहाँ यही अर्ज़ किया कि इतना बजट मौजूद है कि ऐसे 3 कैंप और हो सकते हैं, तो ये सामान रीयूज़ होना, कोई रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये की सिरिंज है, और वो जो नीडल इस्तेमाल होती है वो भी कोई महंगी नहीं है। अच्छा, अगर महंगी है भी सही, पहली बात तो महंगी नहीं है, और अगर महंगी है भी सही तो उसके बदले में हम अपने नौजवान को क्या तोहफ़ा दे रहे हैं, वो कितना महंगा है। हम कौन सा माशरा तैयार करने जा रहे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे अपने लोगों को, नौजवानों को, ये हम नहीं जान रहे हैं। जब उन लोगों को रोका गया तो उन्होंने कहा जी हम पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं, आज तक तो किसी को हुआ नहीं। तो उनको ये पता ही नहीं कि हेपेटाइटिस बी और सी अचानक सामने नहीं आता। हेपेटाइटिस सी अगर आज मेरे जिस्म में आज आता है, मसलन आज मुझे कहीं से हेपेटाइटिस सी लगता है, तो ये 20 साल बाद मेरा जिगर ख़राब कर देगा। यानी कि इन 20 सालों में मैं हो सकता है नॉर्मल घूमता रहूँ, अगर मेरी किस्मत ख़राब होगी, और किस्मत अच्छी होगी तो अलामतें सामने आ जाएंगी, इलाज करा लूँगा। लेकिन 20 साल लगेंगे जिगर ख़राब करने में। मसलन अगर आपने 18 साल के लड़के को एक लगा दिया हेपेटाइटिस सी, तो जब वो 48 साल का होगा तो उसको जिगर की ख़राबी हो जाएगी, जिगर सिकुड़ जाएगा, और क्योंकि बीच में अगर उसने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया, उसको पता नहीं लगा, तो क्या 48 साल यानी कि 20 साल बाद वो लड़का इनको बताने के लिए आएगा कि आपने जो मुझे हेपेटाइटिस सी लगाया था उसकी वजह से आज मेरा जिगर ख़राब हो गया? कभी भी नहीं ऐसा होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। नीडल रीयूज़ हो रही है, उस पर जब कहा जी बजट, जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं तो अगला आप अपनी पूरी कौम को कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में लेके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हर महल्ले के लड़के को इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसे चाहिए हो, तो ओवरऑल आप क्राइसिस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचें, और अगर आप सेहत के हिसाब से सोचें, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जगह जहाँ पर लोग शिफा लेने आ रहे हैं, यानी कि मैं अगर मातम कर रहा हूँ और मातम करने के बाद टाँके लगवाने के लिए आ रहा हूँ इसलिए कि मुझे शिफा मिलेगी, वहाँ से मुझे एक बीमारी मिल रही है। मैं फिर अर्ज़ करूँ, मैं हर कैंप की बात नहीं कर रहा, 10 से 15-20% कैंप ऐसे हैं जहाँ पे मैं खुद भी काम करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है, चीज़ें रीयूज़ नहीं की जाती। लेकिन 80% कैंपों में इंटीरियर में चले जाएँ और बुरा हाल है, इंटीरियर पंजाब में चले जाएँ और बुरा हाल है। वहाँ तो आप बोल भी नहीं सकते, मजमा इतना जज्बाती होगा कि मारना शुरू कर देगा। मैं फिर वही कहूँगा, हमें खामोशी को तोड़ना होगा। आपकी गली में कैंप लग रहा है, आपके महल्ले में कैंप लग रहा है, आप अगर उस अंजुमन में हैं, आप उस इंतजामिया में, तो आप बोलें। अगर आप उस इंतजामिया में नहीं भी हैं तो आप बोलें, क्योंकि वहाँ पर कल आपका बेटा भी लेटेगा। उस हज्जाम की दुकान पे जहाँ पर ब्लेड रीयूज़ हो रहा है, वहाँ पर कल आपका बेटा भी बैठ सकता है। मिसाल दूँ, बहुत मामूली मिसाल है कि एक जगह पर वाक़या हुआ कि कच्ची शराब पीने से लोग मर गए, तो वहाँ एक डीएसपी का बेटा भी था जो कि उस शराब खाने से भत्ता लेता था, उसका अपना बेटा भी था। यानी कि मैं जैसे आपको ना, जरासीम पूछता नहीं है कि किसने फैलाया, जरासीम हर एक को लगेगा। तो अगर आप खामोश हैं तो आपका बेटा भी कल वहाँ बैठ सकता है, कल जंजीरों को मातम करके आपका बेटा भी टाँके लगवा सकता है, कल आपका भाई भी लेट सकता है, कल आप भी लेट सकते हैं। तो इस खामोशी को हमें तोड़ना होगा कि जी एक अच्छा अमल हो रहा है, एक अच्छी नीयत से हो रहा है, लोग अच्छी नीयत से डोनेशन दे रहे हैं कि जी मातम के बाद कैंप लगे,
लोग अच्छी नीयत से चीज़ें फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदारी है कि चीज़ों की रीयूज़ को बंद करें कि जी दोबारा इस्तेमाल नहीं होंगी, और अगर होगी तो आप वहाँ बोलें, चाहे आपके कितने ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। आपको वहाँ पर ऐसा माहौल ना हो कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो भी बोलने के चुप हो जाएं कि जी हमारी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाएगी। बल्कि माहौल ये होना चाहिए हमारे कैंपों पे कि जो गलत काम कर रहा है उसको अपनी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ती हुई महसूस हो, तो हम उनको रोकें कि जी आप रुक जाइए, ये गलत काम कर रहे हैं, आप चीज़ें दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कह रहा था, हमें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम सबको लगवा लेनी चाहिए, एक अच्छी बात है, अवेलेबल भी है, बगैर पैसों के अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगवा लेनी चाहिए। और ये तमाम एहतियाती तदाबीरें करके फिर हम जो चाहे करें, फिर हम अपने आप को एक सेहतमंद माशरे में बना सकते हैं और यकीनन आज़ादारी को भी भरपूर तरीके से कर सकते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं यहाँ इजाफा ये करता चलूँ कि अगर किसी का हेपेटाइटिस बी या सी जिगर की खराबी का सबब बन चुका है, किसी के घर में, किसी के जानने वालों में, किसी के कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका जिगर ख़राब हो चुका है, तो एक चीज़ है जो कि हमारे यहाँ वो इतनी कॉमन नहीं है अभी गवर्नमेंट लेवल पे या हमारे इदारे में जहाँ पर बग़ैर किसी पैसे के इलाज किया जाता है वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाई है, हम कोशिश में हैं, वो है जिगर की तब्दीली, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। और इदारों में आपके मुल्क में हो रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का खर्चा है, और उसमें जिगर देने वाला भी चाहिए होता है, जिगर का टुकड़ा। लेकिन ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन मौजूद है, ये जहन में रखिए। यानी कि आप अब नहीं, जिसमें यहाँ पर ही एक दफ़ा बात इस मौजूद में हम कर चुके हैं कि यूरोप वाले तो 70s से 60s 70s से जो है वो आज़ा की तब्दीली कर रहे हैं, गुर्दे की तब्दीली हमारे यहाँ बहुत अरसे से हो रही है, लेकिन अब जिगर की तब्दीली भी हमारे मुल्क में हो रही है। और ये भी एक इलाज का तरीक़ाकार है। अगर किसी के कोई ऐसा मरीज़ है जिसको इलाज की हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज की स्टेज से निकल चुका है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है, पेट में पानी आ चुका है, जिगर ख़राब हो चुका है, तो जिगर की तब्दीली एक इलाज का तरीक़ाकार मौजूद है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई सवाल आप में से कोई करना चाहते हो तो। दोबारा कहिए। जिगर पे चिकनाई असल में है, हाँ, तो ये हाँ, चिकनाई का बढ़ना जो है वो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा इंसान हो उस पर ऐसा हो। अगर कोई दुबला पतला इंसान भी है लेकिन वो उसकी मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, बस खाता है और लेट जाता है, उमूमन ऐसे लोगों का वज़न बढ़ जाता है। लेकिन ना भी बढ़े तो उनके जिगर पे चिकनाई के आना के चांसेस मौजूद हैं। जी, इसको दूर करने की दवाएं तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ज़िंदगी का तरीक़ाकार बदलना होगा। अपनी ज़िंदगी में चलना फिरना, वर्जिश करना, वॉक करना, इन चीज़ों को बढ़ाना होगा। बहुत चिकनी चीज़ों से परहेज़ करना, मुरगन ग़िज़ाएँ जो घी में डुबो के पकाई जाती हैं, मसलन समोसा, पकौड़े, इस टाइप की चीज़ों को कम से कम करना होगा। तो ये चीज़ें ये वापस हो जाता है, जिगर से चिकनाई हट जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैं गुर्दे से ताल्लुक़ नहीं है मेरा डायरेक्टली, लेकिन इससे कोई कंसर्न नहीं होता। गुर्दे में पत्थर होने की कोई आज तक एग्जैक्ट वजह किसी को नहीं पता। कुछ बीमारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग़िज़ाई चीज़ें हैं जिनके बारे में ख़्याल है कि इनसे गुर्दे में पत्थर बनता है, लेकिन एग्जैक्ट आज तक कोई नहीं बता सका कि क्या वजह हो सकती है। दोबारा पूछिए। हाँ, इनके ये सवाल है कि कौन सी वैल्यू है जिससे पता लगता है कि हमें हेपेटाइटिस बी और सी मौजूद है। देखें, कुछ अलामतें होती हैं, मसलन किसी को भूख नहीं लग रही, उसका वज़न गिर रहा है, मसलन किसी को उबकाई किसी कैफियत रहती है, या आंखें पीली हो रही हैं,
या उसको मतली, वो जो मैंने कहा का मतली किसी कैफियत रहती है, पेट में दर्द रहता है, ये जनरलाइज वीकनेस रहती है, इनमें से कोई भी एक अलामत हो सकती है, या सारी भी हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना हो। तो इसकी जो मालूम करने का तरीक़ाकार है उसमें होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी HCV, ये दो चीज़ें हैं, इनसे पता लग जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन रिएक्टिव आ गया, तो रिएक्टिव का मतलब क्या है, उसको हेपेटाइटिस बी है। अब वो कितना है, एक्टिव है या नहीं है, उसको इलाज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके मज़ीद टेस्ट होते हैं, लेकिन कम से कम ये पता लग जाता है कि इसके जिस्म में हेपेटाइटिस बी आया है। और एंटी HCV वो होता है जिससे पता लग जाता है कि हेपेटाइटिस सी जिस्म में आया है। एंटी HCV जो है वो इलाज के बाद भी पॉजिटिव रहता है। बदकिस्मती से जो कानून बने हुए हैं वो कुछ सही है या गलत, उस पर बाद अलग एक बहस है, लेकिन जिनका एंटी HCV पॉजिटिव होता है, जो कि इलाज के बाद भी पॉजिटिव रहता है, उनको बाहर मुल्कों में वीज़ा मिलना बंद हो गए हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी सी उनके जिस्म में नहीं होता, सिर्फ निशान मौजूद होता, कभी आया था इलाज होने के बाद भी, लेकिन फिर भी उनको वीज़ा वगैरह नहीं मिलता। सी की वैक्सीन कोई भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त मार्केट में। कुछ लोगों ने, अखबार में भी आया था, मैंने कहीं सुना भी था, कुछ लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि जी हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन मौजूद है, वो आप लगवा लीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है, सिर्फ बी की वैक्सीन मौजूद है। नहीं, देखें, उमूमन जो खून लगता है वो उस तरह पे नहीं लगता, खून लगता है ब्लेड पे। अगर कोई हजाम की दुकान पे शेव बनवा रहा है, बाल बनवा रहा है या दाढ़ी ख़त बनवा रहा है, तो जो खून लगता है वो उस तरह के ऊपर नहीं लगता, वो लगता है ब्लेड के ऊपर, और ब्लेड ही डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब हम इतना एहतियातों को बढ़ाएंगे तो हम उसका हजाम का जीना दुबर कर देंगे, वो हर दफ़ा उस तरह तब्दील नहीं कर सकता। उस तरह से उस सूरत में लग सकता है, अगर पूरा खून उस तरह पे भी लग जाए, उस तरह पे खून लगता नहीं है, मुँह ऐसा होता नहीं है। नहीं, साल 2 साल के बाद नहीं। अगर आप देखें, इसमें होते हैं, कुछ लोग होते हैं हाई रिस्क ग्रुप, कुछ लोग होते हैं लो रिस्क ग्रुप। मसलन आप किसी बैंक में नौकरी करते हैं या आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, तो आपको लगने के चांस बहुत कम है, आप लो रिस्क ग्रुप में आते हैं। लेकिन मसलन मैं हूँ, या कोई नर्स है, या कोई पैरामेडिकल स्टाफ का है इंसान, ये हाई रिस्क ग्रुप है, इनको लगने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको एक बार अपनी वैक्सीन करवा लीजिए, एक बार अपना टेस्ट करवा लें, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी अमल से गुजरे हैं, मसलन आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, अल्लाह ना करे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आपने टाँके लगवा लिए किसी लोकल उससे, तो आप चेक करवा सकते हैं अपना, लेकिन उसमें भी जो पॉजिटिव आता है वो 1 महीने बाद आता है। हाँ, एंटी HCV जो पॉजिटिव आता है 6 हफ्ते बाद, 1.5 महीने बाद, यानी कि डेढ़ से 2 महीने बाद चेक करा सकते हैं आप अपना, बिल्कुल। दुरूद पढ़ लीजिए। अल महदी एजुकेशनल सोसाइटी पेश करता है बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी मुख्तलिफ उलमाए किराम के एक नए तरबियती अंदाज के साथ ज़बरदस्त डिज़ाइन और तफरीही मुकामात पर आउटडोर लेक्चर, जिसमें मीडिया की बढ़ती हुई खराफात और दौर हासिल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की तरबियत, गुफ्तगू में इखलाकी मयारात, घरेलू ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल और उनका हल, मिल्लत तशय्युअ को अंदरूनी और ख़ारिजी ख़तरात और उनसे आगाही, और इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत को जदीद तर्ज और ख़ूबसूरती के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा हफ्तेवार तरबियती व फ़िक्री दर्स फ़ौरन बाद नमाज़ मग़रिबैन क़ब्ल ज़ियारत इमामिया इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में पाबंदी के साथ मुनक़िद किए जाते हैं, ताकि नई नस्ल की न सिर्फ इल्मी बल्कि फ़िक्री सतह को भी बुलंद किया जा सके। आज ही हमारी वेबसाइट का विज़िट करें www.almehdies.com।